तकरीबन एक दहाई से इक़्तिदार से दूर रहने वाली बीएसपी इस मर्तबा अलग मोड में इलेक्शन लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन के बाद माफिया को किनारे लगा चुकी है और अब खबर यह है कि इस बार मायावती की पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। और यह खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि अमूमन बीएसपी बगैर इंतखाबी मंशूर के ही चुनाव लड़ती है, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। यूपी में असेंबली इलेक्शन के लिए बीएसपी सदर मायावती इस बार अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करके पहले ही जारहाना अंदाज में नजर आ रही है। वहीं अब खबर है कि मायावती इस बार पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी करेंगी। अमूमन बीएसपी अपना इंतखाबी मंशूर जारी नहीं करती, मगर कहा जा रहा है कि तरक्की और रोजगार जैसे मुद्दों को नजर में रखकर 2022 के लिए बीएसपी इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। बीएसपी के इस कदम पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी तर्जुमान मनीष शुक्ला का कहना है कि इंतखाबी मंशूर के साथ साथ मायावती अपने उन वुज़रा के बारे में भी बताए जिन पर बीएसपी की सरकार में बदउनवानी के मुकदमे चल रहे हैं। पूर्व में मायावती जी ने जो सरकार में रहते जिन कामों को किया है, उनके ऊपर जो तमाम उनकी सरकार के समय में घोटाले हुए, स्मारक घोटाले की जांच भी हो रही है। 22 मंत्री 2007 से 12 की जो सरकार चली थी उसमें लोकायुक्त की जांच उनके ऊपर हुई थी, उनके बारे में भी उनको बताना चाहिए। वहीं बीएसपी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। एसपी तर्जुमान विवेक साइलस ने कहा है कि 4 बार सीएम रहने के बाद मायावती अपना इंतखाबी मंशूर लेकर आ रही है, उनका खैर मकदम है। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद मायावती जी पहली बार अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही हैं। चलिए भी अच्छी बात है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम घोषणा पत्र लेकर आई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता चीख चीख के पूछ रही है कि उसमें से कितने वादे पूरा किए। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी जिसने अपने घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे किए। बहरहाल मायावती की सियासत बदली बदली सी नजर आ रही है। बिना मैनिफेस्टो इंतखाबी मैदान में उतरने वाली मायावती इस बार अवाम को राग़िब करने के लिए इंतखाबी मंशूर जारी करेंगी, मगर मायावती का ये इंतखाबी दाव अवाम को कितना रास आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती इस बार बदली बदली नजर आ रही हैं। अमूमन घोषणा पत्र जारी न करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। घोषणा पत्र में जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे शामिल होंगे। और हाँ, मायावती ने पहले ही ये बात कह दी है कि इस बार सत्ता में आएंगे तो मूर्तियां तो कतई नहीं लगाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बसपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो वो जनता को कितना रास आता है, और क्या एक बार फिर से यूपी की जनता मायावती के सिर पर ताज पहनाएगी। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होनी है, लिहाजा मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इस मीटिंग की सदारत करेंगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मुल्क भर के सभी रियासतों के वज़राए खजाना भी शिरकत करेंगे, जहां पर जीएसटी के ताल्लुक से अहम नुकात पर तफसील से चर्चा होगी। मीटिंग में मरकजी वजीर ममलिकत खजाना पंकज चौधरी और मुल्क के सभी रियासतों की जानिब से जीएसटी काउंसिल के रुकन भी यहां पर मुंतखब वजीर इसमें शामिल होंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए चल रहे तामीरी कामों के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में वजारत दिफा के दफ्तर का इफ्तिताह किया। साथ ही सेंट्रल विस्टा की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स में वजारत दिफा के करीब 7000 मुलाजमीन को शिफ्ट किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुराने दिफाई अहाते इतने जर्जर हो गए थे कि टूटने के कगार पर थे। अब 7000 से ज़्यादा मुलाजमीन और अफसरान नए अहाते में अच्छे माहौल और सहूलतों के बीच काम कर सकेंगे। ये अहाते 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बने हैं और यहाँ हर तरह की सहूलतें भी हैं। डिफेंस कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन पर निशाना साधा और कहा कि जो काम आज़ादी के फौरन बाद होना चाहिए था वो अब हो रहे हैं। पट्टिका का अनावरण के बाद स्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम
देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है। सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं वो व्यवस्था विकसित हो रही है। इस पर बिल्कुल चुप रहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। आजम मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर सेंट्रल विस्टा के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी और उन्होंने अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से इस काम को आज़ादी के बाद हो जाना चाहिए था, उस काम को 2014 के बाद किया गया है। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे और मरकजी वजीर भी यहां पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। गुजरात के नए वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की पूरी नई टीम ने वजारत के ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया है और इस दौरान 24 अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया। इनमें 10 काबीना और 14 वजीर ममलिकत हैं। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट कर सभी वज़रा को मुबारकबाद पेश की। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में साबिक सीएम विजय रूपानी के इस्तीफे के महज 24 घंटे में ही बीजेपी ने रियासत को उसका नया सीएम दे दिया। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र पटेल को इत्तेफाक राय से कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया और अब उनके कंधों पर ही गुजरात की तरक्की की जिम्मेदारी है। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। गुजरात के इख्तिदार की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले भूपेंद्र पटेल कौन हैं, ये भी जान लीजिए। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया असेंबली हलके से रुकने असेंबली हैं। इसी सीट से गुजरात की साबिक सीएम आनंदीबेन पटेल इलेक्शन जीतती रही हैं। आनंदीबेन के गवर्नर बनने के बाद भूपेंद्र पटेल इस सीट से चुनाव लड़े थे। 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया है। भूपेंद्र पटेल एक इंजीनियर हैं और पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। भूपेंद्र पटेल को मुंतखब कर बीजेपी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो पार्टी के एक आम कारकुन को भी खास बना देती है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने गुजरात में अपनी इंतखाबी बिसात को भी सजाना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर बीजेपी ने पाटीदार समाज पर फोकस किया है, क्योंकि गुजरात की कुल आबादी में करीब 14% पाटीदार हैं और गुजरात के 21% वोटर पाटीदार ही हैं। गुजरात की 70% सीटों का नतीजा पाटीदार बदल सकते हैं।
पाटीदार समाज को रिझाने के लिए बीजेपी का ये बड़ा कदम जरूरी भी था, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ वक्त से रियासत का पाटीदार समाज पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा था। 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीती, जबकि 2012 के इंतखाबात में उसे 115 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा इंतखाब के बाद पाटीदारों का वोट शेयर भी कम हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पाटीदारों का 60% वोट मिला था, जो 2017 में घटकर 49.1% रह गया। गुजरात के सीएम ओहदे पर भूपेंद्र पटेल का इंतखाब कर बीजेपी ने कारकुनान और पार्टी समाज दोनों को ही खुश करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि पार्टी का ये कदम उसके 2022 में कितना फायदेमंद साबित होता है। अब आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की काबीना तोसी है। नए वज़रा की हलफ बर्दारी तकरीब के साथ गुजरात को नई टीम मिल गई है। बता दें कि इस नई टीम में इस बार गुजरात के विकास के लिए नए चेहरों को भी जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 16 सितंबर 1857 यही वो दिन था जब सहाफ़ी और मुजाहिद आज़ादी मौलवी मोहम्मद बाकर को अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया था। आज उस वाक़ये को करीब 164 बरस बीत चुके हैं। मौलवी साहब की कुर्बानी और उनकी कलम की ताकत का एहसास कराने के मकसद से आज दिल्ली में उनकी याद में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इसमें कई सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी जान का नजराना पेश किया। ऐसे ही शहीदों में शामिल एक नाम मौलवी मोहम्मद बाकर का है। 1880 में दिल्ली में पैदा होने वाले मोहम्मद बाकर पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता नौजवान थे। 1828 में वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ने लगे थे। ये वह दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के मजालिम से कराह रहा था और आजादी की तहरीक तेज हो गई थी। 1835 में अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट पास किया, जिसके बाद मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार निकाला। जब 1857 में गदर क्रांति हुई तो दिल्ली उर्दू अखबार ने आवाम को बेदार करने में अहम बड़ा रोल अदा किया और जैसे ही गदर क्रांति पर अंग्रेजों ने काबू पाया तभी मौलवी बाकर गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद बगैर मुकदमा चलाए उनको तोप से उड़ा दिया गया। मौलवी मोहम्मद बाकर का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सहाफ़ी और एज ए पत्रकार, जो मैं समझता हूँ किसी का नहीं है। और वो चूँकि पहले सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और वतन के लिए अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलती है पूरी तारीख़ में। 164 बरस की इस तारीख़ में आज हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है और आज जिस तरह की बातें होती हैं, उस ज़माने में आप सोचिए जब अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था मुल्क, साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और उसकी हिंदुस्तान पे हुकूमत थी, उसको चैलेंज करने वाला एक आदमी जिसको 77 साल की उम्र में 77 ईयर ओल्ड, उसको तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया। हिंदुस्तान की तारीख में मौलवी मोहम्मद बाकर पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने शहादत पाई, लेकिन वो गुमनाम रह गए, उन पर रिसर्च नहीं हो सकी। जब मौलवी मोहम्मद बाकर को शहीद किया गया था उस वक्त उनकी उम्र 77 साल थी, लेकिन उनका कलम इतना ताकतवर था कि अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा भी नहीं चलाया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। असम के बारपेटा जिले के बेलबारी इलाके में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। बेलबारी की जामा मस्जिद की हालत काफ़ी खस्ता थी, तभी गांव के हिंदू भाइयों ने सोचा कि इस मस्जिद को पक्की करके बनाया जाए। उन्होंने काफ़ी ताउन भी किया, अपने हाथों से मस्जिद की ईंटें रखी। और इस बेलबारी गांव की खास बात यह है कि इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहते हैं। इस मस्जिद को देखने के लिए असम के अलग अलग जिलों के लोग आ रहे हैं। मिल के एक मस्जिद बनाया, ना कि उसको बनाया, उसको रिनोवेट किया है, उसको कम्प्लीटली डेकोरेट किया गया है। तो इससे ये मैसेज जाता है कि हमारे जो बिरादरी ईमान है, जो ब्रदर्स ऑफ अदर फेथ है, ये पूरा कम्युनल एजेंडा को नकार के
आज जो हम लोग का सोसाइटी का जो कम्युनल हार्मनी है, उस हार्मनी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा स्टेप लिया। और मैं इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा सराहता हूँ और उनके लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं अल्लाह उनको और हिदायत दे और ऐसे ही सोसाइटी को कैसे मिलाना चाहिए, हम लोग को उसका पर काम करना चाहिए। तब हिंदू लोगों ने सोचा जो ये मस्जिद को एक पक्की मस्जिद बिल्डिंग बनाने के लिए सोचा है। उसमें जो भाईचारा देखने को मिला है, ये असम के लिए बहुत भाग्यपूर्ण बात है, ये असम के लिए गौरव की बात है। और ये वही भाईचारा बर्बारी में जो भाईचारा देखने को मिला है, जो एकता देखने को मिला है, ये भारतवर्ष में देखना है हम लोगों को। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है और हालात ये है कि रियासत में डेंगू के मामले तकरीबन 3000 के पार हो चुके हैं। मंदसौर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मंदसौर में बुध को भी 50 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की तादाद 936 हो गई है। वहीं जबलपुर में 8 नए मरीज सामने आने के बाद यहां पर आदमशुमार तकरीबन बढ़कर 426 पहुंच गए हैं। आदमशुमार के लिहाज से तीसरे नंबर पर रतलाम है, जहां पर 6 नए मरीज सामने आने के बाद अब तक 305 मरीज डेंगू के शिकार हो चुके हैं। चौथे नंबर पर भोपाल है, जहां अब तक 219 मरीज डेंगू की जद में आ चुके हैं। तो 5वें नंबर पर सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर है, जहां 18 नए मरीज मिले हैं और यहां आदादशुमार 182 पर जा चुका है। हालांकि डेंगू पर काबू पाने के लिए सरकार भी एक्टिव मोड में है और कल ही डेंगू से जनता के संग मुहिम को शुरू किया गया है, जिसके तहत शहर शहर गली गली फॉगिंग के साथ ही डेंगू के लार्वा को खत्म करने को अंजाम दिया जा रहा है। घर में और डेंगू को लेकर जागरूक करने के लिए पैम्पलेट्स वगैरह वितरण का भी काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में जो लोग बीमार हैं उनके संबंध में कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। दूसरी मौसमी बीमारियों के कारण काफ़ी भीड़ है, तो इसके लिए अलग से हम शेड वगैरह भी बना रहे हैं, जहाँ पेशेंट्स आराम से बैठ सकें और उनको डॉक्टर अच्छे से अटेंड कर सकें। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कल महाराष्ट्र के नांदेड़ का दौरा करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। सीएपीएफ की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। तेलंगाना के निर्मल जिले में ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह भी करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। तो एक बड़ी जानकारी मिल रही है, कल महाराष्ट्र के नांदेड़ का दौरा करने वाले हैं वजीर दाखिला अमित शाह, और जहां सीएपीएफ की शजरकारी मुहिम में वो हिस्सा लेंगे और साथ ही वजीर दाखिला तेलंगाना के निर्मल जिले में ब्लड डोनेशन कैंप का भी इफ्तिताह करेंगे। तो एक के बाद एक दो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट ये मिल पा रहा है। उधर श्रीनगर में कोरोना वबा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इंतजामिया ने श्रीनगर के 5 और इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। इनमें यतीम ट्रस्ट बेमिना, खोनमुह, नौपोरा, शेख हमजा कॉलोनी और शेख फैसल कॉलोनी बजपोरा शामिल है। जिला इंतजामिया ने कोरोना इन्फेक्शन में इजाफे के बाद इन इलाकों का जायजा लिया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जिले भर में कोरोना के 600 से ज्यादा मामले एक्टिव बताए जा रहे हैं। अगर हम पिछले साल नज़र डालें तो जब पहली वेव ख़त्म हो गई तो लोगों को लगा कि शायद अब कोविड नहीं है, तो फिर कुछ महीने गैप रही। 4-5 महीने के बाद आपने फिर देखा कि इस साल अप्रैल और मई में सेकंड वेव बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से आए और बहुत ज़्यादा केसेस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, डेथ्स भी काफ़ी हो गई, हमारे हॉस्पिटल्स भरे पड़े थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड वेव के जो असरात थे थोड़े कम होने लगे। फिर आप देख रहे हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त और इन महीनों में केसेस की तादाद कम होती रही और लोगों को लगा कि शायद कोविड ख़त्म होगा। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क का लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, तो लोगों ने ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। और अगर आप आज इस रास्ते पे चलें तो आप देखेंगे हार्डली 2 या 4-5% लोग मास्क लगा रहे हैं, बाकी सब उन्हें मास्क लगाना छोड़ दिया। तो अगर कोई भी पॉजिटिव केस होगा और आगे जाके उसके साथ बगैर मास्क के लोग बैठे हैं तो उन तक इन्फेक्शन फैल रहा है। और आज वही सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में केसेस का बढ़ना थोड़ा पिछले 1-2 हफ्तों से हो रहा है और यही सिचुएशन अगर आगे रहेगी तो बहुत सिचुएशन और बैड हो सकती है। प्रशासन को भी ये चाहिए कि अगर
तीसरी वेव से बचना है। जहाँ तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों पर ज़्यादा ये खतरा होगा, कि प्रशासन को भी ये चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्टली देखिए, लोग तब तक इस पर फॉलो नहीं करेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे। लोगों को समझाना आपका काम है, लोगों को जो है बचाना आपका काम है। आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली होने, आप अभी भी देखिए, अगर जहाँ 60% 69% यहाँ पर इस वक्त कोविड केसेस निकलते हैं, प्रशासन कहाँ है? कहीं जगह हमने देखे, कहीं जगह चालान किए जाते हैं। बाकी मेन स्ट्रीट जहाँ लाल चौक की बात करते हैं तो वहाँ पर बिना मास्क के लोग जाते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि इस पर खुद ही अलर्ट होना और लोगों को समझाना, और कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स भी जो जहाँ की सोसाइटी या मोहल्ले वालों को भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं होशियार हो जाए। जो पब्लिक पार्क्स है बहुत सारी जगहों पे, पहलगाम में या श्रीनगर में ऐसी बहुत सारी पार्क्स है जिनको आप ओपन कर रहे हैं, और कुछ पार्कों को ओपन भी कर लिया है, तो इसको आप एहतियात कहते हैं या इसको आप डील देना कहते हैं? ऐसे में चलते जहां ज़िला इंतज़ामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो जम्मू की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आए दिन ये फैसला